तो आज दोस्तों सोशल मीडिया का दिन है, तो आप अपने सवाल हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे फटाफट भेजते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेरीज को सॉल्व करें। और सर्वेंद्र जी इसका जवाब देंगे कि क्या इस समय मूड माहौल लग रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट पर उनकी राय क्या है। बातचीत शुरू करने से पहले एक बार आपको अपडेट भी दे दें इस समय कि मार्केट पूरा चारों इंडेक्स ग्रीन में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप भी अब 40-45 पॉइंट के साथ ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल, यानी बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या बहुत फेवरेबल है। लगभग 2 के सामने 5 शेयर बढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग है ये डेटा यहाँ पे। और कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉस द बोर्ड तेज़ी बनी है। हालांकि केवल आईटी को अगर छोड़ दें जिसमें अभी भी थोड़ा प्रेशर है, तो बाकी जगहों पे इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। अच्छी खासी तेज़ी रियल एस्टेट जैसे में काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी में थोड़ा वो एक्सेंचर की गाइडेंस घटाने की वजह से छोटे बड़े सभी तरीके के आईटी शेयर्स में प्रेशर देखने को यहाँ मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज़ ठीक ठाक है। कोई बहुत दिक्कत की बात यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सरवेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सरवेंद्र जी, क्या राय है पहले तो मार्केट पे? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, मार्केट पे तो यही है थॉट कि अभी जो पिछले हफ्ते की जो गिरावट रही है, ये जो अभी हम जो ऊपर से नीचे आए हैं, आई थिंक उसी का पुल बैक चल रहा है। 22,000 के आसपास आप निफ्टी में थोड़ी सी कशमकश देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आई थिंक 47,200 की रेंज में स्पॉट में थोड़ी कशमकश रहेगी। तो आई थिंक अब देखते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ के बाद फॉलो थ्रू आता है कि नहीं आता है, या यहाँ से अब ये वापस 22,100 को क्रॉस करता है। तो आई थिंक 22,100 150 के बीच में निफ्टी स्पॉट को थोड़े हर्डल्स हैं। कल भी हमने देखा उसी के आसपास थोड़ा सा प्रेशर आया था, और आज भी यहाँ पे जो पुल बैक आया है वहीं पे कहीं रुक रहा है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। और थॉट यही है कि भाई ओवरऑल जो जो पिछली गिरावट रही है उनके पुल बैक ही चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा 22,100 22,150 के ऊपर स्पॉट अभी निकलता हुआ आजकल में नहीं लग रहा है। ओके, ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। मार्केट थोड़ा इंतजार करना भी चाहिए, और मार्केट में देखिए कैसे सेटल होता है। चूँकि लॉन्ग वीकेंड है, तो लॉन्ग वीकेंड से पहले क्या ये गेंस बने रहेंगे या लोग थोड़े से हल्के होके जाएंगे होली छुट्टियां मनाने के लिए? इस पे आईटी पे क्या राय बन रही है सरवेंद्र जी? देखिए, निफ्टी आईटी तो अगर आप देखें तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पे इंडेक्स में डेफिनेटली प्रेशर है। और अब ऐसा मान के चल रहे हैं फिलहाल अभी और 4-5 वर्किंग डे, 4-5 वर्किंग डे भी और है। बट यहाँ पे मंथली क्लोजर थोड़े से नेगेटिव रुझान आता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये जो मंथली नेगेटिव क्लोज आ रहा है आईटी में, ये मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। और आई थिंक और ये जो मंथली आ रहा है क्लोज, ये तकरीबन 4 महीने के बाद अगर नेगेटिव क्लोज आएगा, तो आई थिंक नेक्स्ट महीना यहाँ पे प्रेशर्स बने रहेंगे। तो निफ्टी आईटी में मुझे लगता है कि कहीं नीचे में आपको 33,500, 34,000, आई थिंक वो लेवल्स आपको इमीडिएट बेसिस पे कहीं नीचे में निफ्टी आईटी में आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल थोड़ा दबाव में सेक्टर रह सकता है। ओके, चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। जितेंद्र दुआ का सवाल है, और इन्होंने टाटा कंज्यूमर के 1200 का फ्यूचर ले रखा है। क्या राय बनती है इनके लिए? देखिए, थॉट तो यही है। आई थिंक आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक रहा ये। और अब इसमें भी यही लग रहा है कि पहला महीना पॉसिबली कहीं, अभी जैसे मैंने बोला 4-5 दिन बाकी, बट पहला महीना पॉसिबली कहीं यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोज आ जाएगा, और ये तकरीबन 5 महीने के बाद आएगा। तो थॉट यही है कि यहाँ से नेक्स्ट 10-15 दिनों के लिए आई थिंक स्टॉक एटलीस्ट 15 ट्रेडिंग सेशंस के लिए बाइस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। मुझे लगता है 1200-1230 के बहुत ज्यादा ऊपर अब नहीं जा पाएगा, और नीचे में आपको तकरीबन 1070, 1050 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो उछालों में मुनाफा बांधने की राय है, और मेरे हिसाब से नीचे के लेवल्स यहाँ पे आने चाहिए। ओके, अच्छा, 2 सवालों पे राहुल का जानना चाहते हैं। आरसीएफ के बारे में, एक जीएसएफसी के बारे में। आरसीएफ उन्होंने 102 रुपये 50 पैसे पे लिया है, 1900 शेयर है, और जीएसएफसी 158.50 पे लिए 1150 शेयर। दोनों फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। क्या राय बनती है इसमें? आई थिंक मेरी आवाज यहाँ से आ रही है? हाँ, आ रही, बिल्कुल साफ। सरवेंद्र जी, आ रही है आपकी आवाज? शायद कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, जोड़ने की कोशिश करते हैं। फ़ोन पे जोड़ के रखिए, अगर ऑडियो में वीडियो में दिक्कत आ रही है तो उस पर ही हम लोग ले लेंगे। इस बीच सरवेंद्र, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी नीरज जी, आ रही है। माफी चाहूंगा थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के लिए। आ रही है, बताइए फिर।
देखिए आरसीएफ में मेरे हिसाब से आई थिंक अगर इनके पास दायरा लंबा है तो बने रहें। आई थिंक अब इनके भाव से नीचे है, थोड़ा दायरा लंबा है तो बने रहें। 3-6 महीने तो मुझे लग रहा है कि तकरीबन 110 से लेके 130-40 की कहीं पॉसिबली रेंज बन जाएगी और उसके बाद कहीं पॉसिबली ऊपर के ब्रेकआउट होने हैं तो होंगे। बट फिलहाल 3-6 महीने इनको पेशेंस रखना पड़ेगा और 12 महीने प्लस का अगर होराइजन लेके चलेंगे तब कहीं इनके पैसे बनने की यहाँ पे डेफिनेटली उम्मीद बनेगी। तो अगर 12 महीने प्लस का होराइजन है तो मेरे ख्याल से आरसीएफ में होल्ड और जीएसएफसी में भी तकरीबन तकरीबन वही राय है। बट यहाँ पे थोड़े लंबे अवधि के एवरेजेस में अगर आप देखें तो यहाँ थोड़ी वीकनेस मुझे ज्यादा लग रही है। तकरीबन तकरीबन चार्ट सेम है बट थॉट यही है कि 3-6 महीने यहाँ पे भी आपको पॉसिबली एक 170 से लेके 220 की एक रेंज मिलेगी। तो 12 महीने प्लस की अगर अवधियां हैं तो दोनों में बने रहे, अन्यथा उछालों में कहीं निकलने की कोशिश करें। ओके, इंडिया सीमेंट पे क्या राय बनती है? 500 शेयर 245 के भाव पे प्रजापति ने ले रखे हैं, क्या व्यू बन रहा है? इंडिया सीमेंट पे काफ़ी वीकनेस दिखाई इसने पिछले कुछ दिनों में। जी, जी, बिल्कुल। देखिए हाई बीटा है और हाई बीटा स्टॉक्स और मिड कैप जब आप देखते हैं मिड कैप्स के साथ ऑलमोस्ट जो हाई बीटा फ्लेवर रहता है, इसमें भी वही हाई बीटा फ्लेवर है। और थॉट यही है कि भाई देखिए एक बड़ा बड़ा करेक्शन यहाँ पे आ गया है। 280 वाला नीचे में 200 तक जाके स्लाइटली नीचे जाके आया है, तो एक बड़ा करेक्शन हो चुका है, काफ़ी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से तो मेरी राय रहेगी कि भाई थोड़ा-सा पेशेंस रख लें, बट थॉट यहाँ पे भी वही रहेगा कि उछालों में निकलें। लंबी अवधि के एवरेजेस इसके 200 225 230 के आसपास हैं। उन एरियाज़ में डेफिनिटली एक बार राय ले लें या कहीं पे एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा निकलने की कोशिश करें। और राकेश कुमार जी का सवाल है, कैंपस एक्टिवियर में 270 पे इन्होंने लिया 300 शेयर। देखिए नीरज जी, यहाँ पे तो जब से डेटा बना है 22 के बाद से थोड़ा एक अगर आप देखिए थोड़ा ऊपर गया था 3-4 महीने, बट उसके बाद से कंसिस्टेंटली लास्ट 1.5-2 साल से अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशंस में बाजार जाते जा रहा है यहाँ पे। कोई पैटर्न नहीं है, कोई अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है। डाउन ट्रेंड इंटरेस्ट है, डाउन ट्रेंड चल रही है और जब तक कोई रिवर्सल नहीं आया तो मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। डेटा भी कम है तो मैं इनको कोई फ्यूचर प्रोजेक्शंस अभी नहीं दे पा रहा हूँ। माफी चाहूंगा, आई थिंक फिलहाल इनको होल्ड ही करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर इसमें फंडामेंटल राय भी उन्होंने जानी, तो फंडामेंटल राय ये है कि अभी एक डैम कैपिटल की बड़ी सी रिपोर्ट आई थी शू सेक्टर के लिए, उसमें उनकी पसंद की जो कंपनियां थी उसमें उन्होंने मेट्रो ब्रांड्स को टॉप पे रखा था। फिर हमने एक खादिम से भी बात की थी। सेक्टर बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है और डिमांड नहीं आ रही है ज़्यादा, केवल बहुत जो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है जिसमें मेट्रो ब्रांड्स डील करता है उसके लिए थोड़ी बहुत डिमांड है, उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, लेकिन बाकी के लिए मुश्किल है। और कैंपस ने लिस्टिंग के बाद से मुड़ के नहीं देखा ऊपर की तरफ, लगातार प्रेशर बना हुआ है इस पर और आगे भी कोई ऐसी फंडामेंटल खबर अब तक नहीं दिख रही सेक्टोरली कि जिससे लगे कि इसमें कोई बड़ा रिवाइवल आ सकता है। मुश्किल का दौर है इनके लिए। रिलायंस पावर ट्रैक करते हैं क्या आप सरवेन जी? जी बताइए, धनंजय ने लिखा 15,600 शेयर। देखिए इसको तो क्या लेगेसी वाला आइटम रहा है ये और काफी लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो इसलिए इसको कभी कभी देखना पड़ जाता है। बहुत ज्यादा इसमें मुझे नया कामकाज करने की तो बिल्कुल कवायद नहीं है इसमें, बट अब जिनके पास पड़े हैं आई थिंक अब ये सर्किट टू सर्किट चल रहा है लास्ट 2 दिन से, तो बहुत ज्यादा चार्ट देखने की गुंजाइश नहीं जाती। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लंबी अवधियों के एवरेजेस के आसपास से और 20 के साइकोलॉजिकल मार्क से एक अच्छा सपोर्ट लिया है। तो जब तक आई थिंक 20 के ऊपर टिका हुआ है तो आई थिंक चांसेस हैं कि पॉसिबली ऊपर के लेवल्स आ जाएंगे, बट बहुत स्ट्रांग कोई व्यू नहीं है यहाँ पे। ओके, वैसे भी थोड़ा बचना चाहिए ऐसे स्टॉक से यहाँ पे। अच्छा, रोहित का सवाल है, ट्रेंड इन्होंने 4,000 पे खरीदारी की है, अभी क्या राय बनती है ट्रेंड पे? देखिए अभी भी इनके भाव के आसपास ही है और मुझे तो लास्ट अगर आप इसका देखें तो लास्ट 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा मोमेंटम तो नहीं दिख रहा कि अब और इस रैली को कंटिन्यू कर पाएगा अनलेस अनटिल कुछ नया कुछ डेवलपमेंट आ जाए। अगर आप देखिए 5-6 हफ्तों का चार्ट तो ब्रॉडली 39-39.50 के आसपास ही रहा है, थोड़ा सा एक टिक ऊपर मारे। मुझे तो मेरी राय तो ये रहेगी अगर अभी हाल फिलहाल में लिया है तो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास है, एक बार निकल जाए। काफी ओवरबॉट स्टॉक है, काफी ओवरबॉट है, बहुत चला हुआ है। 2000 से 4000 बहुत जल्दी हुआ है ये डबल। तो आई थिंक इनका मे बी स्टॉक अच्छा है बट टाइमिंग मेरे हिसाब से थोड़ी गड़बड़ है। टाइमिंग गड़बड़ है। 3 महीने में 33% की रैली हो चुकी है और ओवरबॉट जोन में है, तो बेटर है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल जाएं यहाँ से भी। अच्छा, पिंकू कुमार का सवाल है, 65 शेयर इनके पास होम फर्स्ट फाइनेंस के 865 पर शेयर पर 1.5 साल हो गए इनको होल्ड करते हुए और कोई मुनाफा नहीं बना है, अब भी होल्ड करें क्या?
देखिए बहुत ज्यादा एक्टिवली इसको नहीं वॉच करता हूँ, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन इसमें दिख रहा है चार्ट खोल के, वो यही लग रहा है कि भाई 800 के आसपास थोड़े अच्छे सपोर्ट्स हैं, 750 800 के आसपास थोड़े सपोर्ट्स अच्छे हैं। अब इतना लंबा होल्ड किए हैं और इनके पास लग रहा है कि इनके पास होल्डिंग कैपेसिटी, पेशेंस है। तो आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें और एक बार दोबारा राय लें, महीना 1.5 महीने के बाद एक बार दोबारा राय लें, थोड़े सेटअप्स क्लियर हो जाएं तो राय लें, बट फिलहाल बने रहें। रियल एस्टेट में आज बड़ी तेज़ी है और रुक रुक के खरीदारी हो रही है। दिलप्रीत कौर का सवाल भी उससे जुड़ा हुआ है। DLF आई एम होल्डिंग 180 शेयर्स, एवरेज प्राइस 885। 3 से 5 साल का नज़रिया क्या रहेगा DLF में आपका? देखिए काफी इनका भी स्टॉक में भी स्टॉक ठीक है, बट टाइमिंग इनकी भी रॉन्ग है। देखिए 150 200 250 तक बहुत अच्छा लगता रहा और उस समय तक हमको भी लग रहा था कि 600 650 के टारगेट्स आ जाएंगे। अब तो हमारे एक्सपेक्टेशन की भी बियॉन्ड यहाँ पे रैली आ गई है। तो बस हमारा तो पेट यहाँ पे भरा हुआ है इन द सेंस कि भाई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि और यहाँ से आउट परफॉर्म कर लेगा, और थॉट यही है कि आउट परफॉर्मेंस अब कहीं पनिश भी हो सकती है इस मार्केट में। तो मेरी तो राय रहेगी कि भाई बहुत चला हुआ स्टॉक है और ये भी 6-7 महीनों के बाद लग रहा है कि नेक्स्ट 4 दिनों में एक नेगेटिव क्लोज आपको देने वाला है। तो नेक्स्ट 15 to 20 वर्किंग डेज या 1-1.5 महीना इसके लिए अच्छा नहीं होगा, पॉसिबली नीचे के करेक्शंस आ जाएंगे। तो मेरी राय इनको भी यही रहेगी कि भाव के आसपास है, थोड़ा इनके भाव से ऊपर है, मेरे हिसाब से तो बेच लेना चाहिए, क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि 650 700 के लेवल्स यहाँ पे नेक्स्ट 6-9 महीने में आ जाएंगे। देखिए 1 महीने में 3% का नेगेटिव रिटर्न बन रहा है इसमें, जबकि ये स्टॉक 1000 के लगभग करीब पहुंच गए थे। हमें भी टच भी किया हुआ है इसने। 3 महीने में कितना 67% की रैली इसमें हुई है। ये भी उसी ओवरबोट जोन में है, थोड़ा सा इसमें रुक सकते हैं आप, तो वेट करिए इसमें। देखिए 3 साल में यहाँ पे 3 साल में तकरीबन 9 गुना हुआ है ये स्टॉक। 3 साल में 9 गुना हुआ है, 3-4 साल में 9 गुना हुआ है। तो बस अभी बहुत हो गया, मतलब यहाँ से आउट परफॉर्मेंस करना मुश्किल है। ओके। विशाल दिवाकर कोल इंडिया लेके बैठे हुए हैं और 200 शेयर हैं 420 के भाव पर। टारगेट क्या होगा इसका अब? देखिए इसमें इनको पेशेंस रखना पड़ेगा। एनर्जी वाली चीजों में थोड़ी कमोडिटी बिजनेस होता है तो साइकिल्स रहती हैं। काफी अच्छा चला हुआ है, पीछे से भी हमने भी इसको दिवाली पिक्स में या पहले बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है एज अ ब्लैक गोल्ड। तब इसके भाव 200 के अंदर हुआ करते थे। देखिए 12-18 महीने प्लस के होराइजन से अब यहाँ इनको इसमें अगर चलना पड़ेगा तो चलें, तो ट्रेड में बने रहें। अन्यथा थॉट वही है कि 6-7 महीनों के बाद यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली एक रेड बार आ सकता है, तो इसको मंथली क्लोज पे देखेंगे। आज इसमें ट्रेंड का क्लियर व्यू नहीं लेते फिलहाल, अगर चाहें तो बने रहें 414 रुपए के स्टॉप लॉस से, और मंथ एंड पे एक बार दोबारा राय लें, इसका पैटर्न जरा सा बन जाए, फिर हम इस पे थोड़ा बेटर कॉल लेते हैं। मंथ एंड मतलब ये अप्रैल में देखेंगे हम लोग, पहले हफ्ते में? जी मार्च की एंडिंग हो जाए, साल की भी एंडिंग हो जाती है तो, और तो बढ़िया क्वार्टर की भी एंडिंग हो जाएगी, चार्ट्स बड़े क्लियर हो जाएंगे वहां पे। क्वार्टरली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग पे चार्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, और हर चीज के नॉट ओनली कोल इंडिया, हर चीज के चार्ट्स थोड़े टेक्निकली हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे कि पैटर्न्स क्या बन गए क्लोजिंग बेसिस पे। तो वो बहुत बड़ा एक रीडिंग होता है मंथली क्वार्टरली वाला, वो हम लेना चाहेंगे और उसके बाद एक थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अधिराज सिंह चौहान ने राइट्स ले रखे हैं 250 शेयर्स, 660 का एवरेज प्राइस इनका। क्या करें, ये होल्ड करें या बेच दें? देखिए फ्लेवर वाले स्टॉक्स है, रेलवे की थीम बहुत बढ़िया चली, कंसेंसस सेक्टर है, कंसेंसस थीम है, सबको अच्छा लगता है। ऐसी केसेस में ही थोड़ी सी निराशाएं कई बार आ जाती हैं। मेरी राय तो इनको ये रहेगी कि भाई अगर वही बात वही है, 12-18 महीने प्लस के होराइजन है तो खड़े रहें, अन्यथा कुछ हालों में कहीं निकलने की कोशिश करें, प्रॉफिट थोड़ा बुक करें कहीं अगर भाव से ऊपर जाता है तो। एक बहुत अर्पित द्विवेदी जी ने सवाल भेजा, एक्चुअली इन्होंने 4 भेज दिया। अर्पित जी मैं सिर्फ 2 लूँगा आपके, एक एक आदमी 4 लेंगे तो फिर बहुत कम लोगों को ले पाएंगे। 2 आपके ले लेते हैं। SBI कार्ड 1358 पे खरीदा है। विनती ऑर्गेनिक्स 1720 पे खरीदा है। बताइए सरवेन जी। देखिए सबसे पहले तो SBI कार्ड में ये है कि भाई इनको एक सिल्वर लाइनिंग बता दूं कि स्टॉक जो है बहुत ज्यादा 700 2022 के बाद से कहीं सेकंड हाफ से, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ से बहुत ज्यादा 700 के नीचे जाके बंद नहीं हुआ है, और इनफैक्ट मंथली चार्ट देखता हूं तो कोई बहुत ज्यादा विशेष उसके बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया है, और उन एरियाज के आसपास 700 के आसपास हमेशा इसमें बाइंग आ रही है। अब क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, बट बाइंग आ रही है।
मेरा तो थॉट है कि अपने ओवरऑल 2.5-3 साल के सेटअप में लीस्ट रिस्क एरिया पे है, ट्रेड में बने रहें। ऊपर के भाव का है तो एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नई जो पोजीशन लेंगे, हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर सेकंड राउंड ऑफ एवरेजिंग कर रहे हैं, जो आप नई पोजीशन लेंगे 700 के आसपास, उस पे आप 650 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, तभी आप एवरेज करेंगे। अन्यथा आप खाली होल्ड करिए और 12-18 महीने का टाइम दीजिए, पैटर्न थोड़े क्लियर होंगे। अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर के आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बनस्पत ये 650 के नीचे नहीं जाए तो बहुत बढ़िया टारगेट्स आएंगे 12-18 महीनों में। सो ट्रेड में बने रहें। सरवन जी, 2020 में भी ये 724 रुपए का था और आज जी जी भी जी ये जी। तो उसी भाव पर है आईपीओ के। तो 4 साल के लोएस्ट रिस्क एरिया में है ये। मैं यही बोला कि 3-4 साल के, 2 साल के लोएस्ट रिस्क एरिया में है, तो यहाँ से बेचने का तो बनता नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। आप किन्हीं कारणों से और नीचे के लेवल टूट जाए और ऐसे लगे कि नया ट्रेंड चालू हो रहा है नीचे में, तो फिर अलग बात होगी। इसीलिए मैंने इनको 650 का स्टॉप लॉस भी बोला, उसके नीचे 649-40 का एक स्टॉप लॉस भी लगाया। 1358 पहुंचने में 1358 दिन लगेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल लग सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला 12-18 महीने प्लस का लेके चले। 1358 दिन तो नहीं बोलूंगा, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत फास्ट होगा। 12-18 महीने में इनके पैसे और इनके टारगेट्स या इनके भाव से ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इनको बोला एवरेज भी करना चाहे तो कर ले, बट नई क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। अच्छा, विनती ऑर्गेनिक्स। विनिति ऑर्गेनिक्स में देखिए, यहाँ तो क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस रही है, तो आई थिंक जब तक इसमें रिवर्सल के साइन बड़े नहीं आ जाते तब तक नया ट्रेड तो कोई लेने बनता नहीं है। अब पुराना इनका काफी इनके भाव से नीचे है, तो फिलहाल तो मैं इनको यही बोलूंगा, इसको भी होल्ड कर लें 15-20 दिन, और चाहे तो फर्स्ट वीक में एक बार दोबारा राय ले लें। ओंकारनाथ तिवारी का सवाल है, द जेके बैंक 142 रुपये 30 पैसे पे लिया है, ये भी नीचे आ गया, 130 रुपये के आसपास चल रहा होगा। ये देखिए 131। क्या करें जेके बैंक में? जी देखिए, यहाँ पे आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है, और वही है जो निफ्टी को भी दबाव में रखा हुआ है, नहीं ब्रेकआउट कर पाया। इतना इस बार भी कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट्स नहीं हुए। देखिए, थॉट तो यही है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो, जब आप क्लोजिंग ओनली डेली चार्ट देखते हैं तो आपका एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो यहाँ पे बन गया है 145 से 150 के आसपास, और बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पे आउट परफॉर्म कर पाएगा। सो आई थिंक 3 से 6 महीने में स्टॉक प्रेशर में ही रहेगा। मुझे नीचे में 105-110 के लेवल्स आते हुए दिखते हैं। अगर उतने ड्रॉडाउन से उनको प्रॉब्लम नहीं है तो बने रहें, अन्यथा एक बार बेचें, नीचे में लेने के लिए मिलेगा। नीचे में लेने को मिलेगा। और अश्विनी शर्मा जी ने ले लिया है एमटार टेक्नोलॉजीज 2450 पे, ये भी नीचे आया है। एमटार टेक दिखाइए जरा, लंबा चार्ट दिखाइए इसका। 1700 पे आ गया, इन्होंने तो 2450 पे लिया है। सरवेन जी, कितने दिन लगेंगे 2400 वापस आने में? देखिए, ये भी एक ये इतना कंसेंसस स्टॉक रहा है, हर जगह से उसके कॉल आए थे, मुझे अगर याद आ रहा है सही तो। अब देखिए, ऐसे ही केसेस में जहां मैंने बोला ना, कंसेंसस जहां पे चीजें बन जाती हैं, वहीं पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें डेटा उतना ज्यादा है नहीं कि अगेन ऑलमोस्ट अपने 2-2.5 साल के लोएस्ट रिस्क एरियाज के आसपास चल रहा है, तो फिलहाल तो मैं इनको यही बोल सकता हूँ कि जो करंट स्थिति है उसमें होल्ड रखें, 1-2 महीने पे इसमें रिव्यू लेते रहें। तो फिलहाल बने रहें 1 महीने के लिए, और 15-20 दिन बाद, वर्किंग डेज के बाद एक बार दोबारा रिव्यू लें। जैसे मैंने बोला, थोड़ी फर्स्ट वीक में क्लैरिटी आ जाएगी तो दोबारा इनको मैं बता पाऊंगा, बट फिलहाल बने रहें। अच्छा, सरोज कुमार तिवारी जी ने HDFC बैंक के 100 शेयर लिए हैं 1661 रुपये पे, और इन्होंने जुलाई 2023 में ख़रीदे थे, तब से ये लगातार होल्ड कर रहे हैं इसको। अब इनका सवाल ये है कि क्या मैं लॉस बुक करूं और किसी दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे अच्छे रिटर्न की उम्मीद हो? देखिए, क्वालिटी तो, ये तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लड है, तो अब इससे बढ़िया क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो तो नहीं बोल सकता, बट ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इसने 2-2.5 सालों में, और ये एक प्राइमरी रीजन है बैंक निफ्टी के नहीं परफॉर्म कर पाने का अभी तक, बीइंग अ हैवी वेट। देखिए, फिलहाल तो उनको राय दूंगा कि अगर 12-18 महीने का होराइजन है, व्यू है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें फिलहाल। और अगर बेचना भी चाहें तो उछालों का वेट करें, कहीं उछालों में निकलें। अब यहाँ से निकल के मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनको कोई फायदा मिलेगा, बट उछालों में अगर निकलेंगे तो मे बी 100-200 पॉइंट इनको ट्रेडिंग करने के लिए मिल सकता है। सो वेट, इफ अगर बाउंस आता है तो फिर निकलें, अन्यथा फिलहाल बने रहें। आप बने रहें, या कोई बहुत बड़ा बाउंस है तो फिर इसमें से निकलने की सोच सकते हैं यहाँ से। अच्छा, बिरेश्वर के सवाल भी लेते हैं। इन्होंने पीडीलाइट अप्रैल सीरीज़ का कॉल ख़रीदा है 3000 पर, स्ट्राइक प्राइस 3000 है, 33 रुपये का।
क्या राय बनेगी? देखिए, चाहें तो फिलहाल जो सेटअप्स बन रहे हैं वो थोड़े ठीक-ठाक हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म, तो चाहें तो हफ्ता 10 दिन, 7 से 10 वर्किंग डेज़ के लिए ट्रेड में बने रहें और मेरे हिसाब से अगर चाहें तो एक इसमें स्टॉप लॉस भी अपने ऑप्शन पे ज़रूर लगा के रखें। एग्ज़ैक्ट में ऑप्शन में इनको स्टॉप लॉस तकरीबन 38 के आस-पास आना चाहिए, तो 38 रुपीज़ के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल हफ्ता 10 दिन ट्रेड में बने रहें। ओके, अच्छा ये बताओ कि मान लो किसी आदमी को खरीदना ही है कोई स्टॉक इस समय, वो अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहा है, तो क्या खरीदे वो? नहीं देखिए नीरज जी, ये तो हमने चर्चा की है कि थोड़ा-सा निफ्टी के हैंडल एक बार क्लियर हो जाए, तो वहाँ से पहला एसआईपी या पहला कुछ शुरुआत करें। 20,100 निफ्टी का अपना टारगेट रहा है साल के स्टार्ट से। लग तो रहा है कि फिलहाल स्टॉप लॉस नहीं होगा, टारगेट पहले आएगा। इसीलिए हम हमेशा कॉल देते हैं कि स्टॉप लॉस पहले नहीं होगा, पहले टारगेट आएगा। ये थॉट अभी भी लगा हुआ है दिमाग में। जब तक ये थॉट नहीं जाता दिमाग से तब तक नया नया निवेश तो मैं नहीं किसी को सजेस्ट करूँ। ऐसा क्या है, मतलब थोड़ा-थोड़ा खरीदना शुरू करें तो? नहीं देखिए, सिप जो कर रहे हैं, देखिए जो लोग रेगुलर सिप कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स में सिप कर रहे हैं और उनका चल रहा है डिसिप्लिन, तो जारी रखें। बट लम सम बल्क में नया एलोकेशन मुझे नहीं नहीं, लगता कि सिप अभी शुरू नया करना है तो, सिप शुरू करना है तो क्या करें? देखिए सिप शुरू करना है तो आई थिंक फिर मैं वही देखूंगा कि जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रही है उन सब नामों में कहीं एंट्री मारने की कोशिश करें। तो अब जैसे कि हमने एचडीएफसी बैंक की बात की, 2-2.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप वहां से फिर शुरुआत करनी है सिप की, तो आप 1400 रुपए में से एचडीएफसी बैंक में से सिप स्टार्ट करिए, नो प्रॉब्लम। ऐसे कुछ अंडर परफॉर्मिंग क्वालिटी नामों को पकड़ के रखिए और उनमें से शुरुआत करिए। ओके, क्वालिटी नामों में से ही शुरुआत करिए और ध्यान रखिए कि मार्केट में कुछ भी इस समय हो सकता है, काफ़ी वोलेटाइल है, तो आप थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी।